वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल स्टडी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर ग्रेविटेशन के कुछ कंपटीशन फोकस वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फाइनल टर्म एग्जाम होगा वो या तो सब्जेक्टिव हो सकता है या ऑब्जेक्टिव। तो अभी हमारे दोनों तरफ से तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो हम आपके लिए कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसके आंसर मैं आपको संगी संग बताती जाऊँगी और इसकी डिटेल में वीडियो मैं आपको डाल दूँगी। और ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर दी है। तो पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2. Its distance from the sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is। तो हमें डिस्टेंस बतानी है सन की जब वो परपेंडिकुलर होती है मेजर एक्सिस के, जब ऑर्बिट जो हमने ड्रॉ किया है सन से उसकी। तो जो हमें गिवन है वो हमारी लार्जेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसकी रिस्पेक्टिवली वैल्यू कोई नहीं दे रखी है, वेरिएबल दे रखा है जो हमारे R1 है और R2 है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने ये चीज़ कैप्लस लॉ में पढ़ी थी। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारा सी निकल के आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.01 r. The period of the second satellite is larger than the first one by approximately. तो इसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r, अर्थ के अराउंड। तो जो सेकंड सैटेलाइट है वो लॉन्च की है ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस दे रखी है जो r रेडियस थी उसकी 1.01, और जो उसके वेरिएबल में दे रखी हैं इसकी हमें वैल्यू नहीं दी गई हैं। और हमें इसकी जो पीरियड बताना है सेकंड सैटेलाइट का वो कितना बड़ा होगा फर्स्ट वन से, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, वो हमें परसेंटेज में पूछा गया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसमें सी निकल के आएगा। थर्ड, a geostationary satellite orbits around the earth in a circular orbit of radius 36,000 km. Then the time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometers above the earth's surface, अर्थ की रेडियस दे रखी है 6400 किलोमीटर, विल अप्रॉक्सीमेटली बी। तो इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात आई है। ये अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे केपलर्स लॉ पे बेस्ड है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें कहा गया था कि ऑर्बिट, उसमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो ऑर्बिट है सैटेलाइट की वो अर्थ के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट बना रही है उसकी रेडियस करीब 36,000 किलोमीटर है। तो फिर जो टाइम पीरियड लगेगा हमारी स्पाई सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग करने में, जो 100 किलोमीटर्स अर्थ के ऊपर सरफेस जाने में, वो कितना अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। तो इसका आंसर 2 हार आएगा। 2 स्मॉल सैटेलाइट्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट डिस्टेंस आर. दो छोटी छोटी सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में, 2 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। तो फिर ऑर्बिट्स जो अर्थ के अराउंड है उसमें डिस्टेंस दे रखे हैं r, और जो दूसरी डिस्टेंस है वो r प्लस टी आर, मतलब r का छोटा भाग भी उसमें प्लस कर दिया गया है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ देयर टाइम पीरियड्स ऑफ रोटेशन आर टी, और डी टी मतलब डेल टी, जो डेल टी है वो उससे काफ़ी बड़ा है r, और जो डेल टी है उससे काफ़ी बड़ा है t। ये हमें बताया गया है क्योंकि ये डेल टी में दे रखे हैं, तो इसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन दिया गया है। तो फिर हमसे इसे पूछा गया है कि देन टाइम पीरियड्स कितना होगा इसको करने में। तो इसका आंसर है ए। इसे फर्दरली सॉल्व करने पे हमारा आंसर ये निकल के आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार्स ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली. इफ टी बी एंड टी ए आर द टाइम पीरियड्स ऑफ द मासेस एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली, देन। तो ये भी हमारा केपलर्स लॉ पे बेस्ड है। जो बाइनरी स्टार का सिस्टम है, मास उसके दे रखे हैं हमें दो स्टार्स दिए गए हैं, एम ए एक का मास है और एम बी दूसरे का मास है, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। रेडियस इनकी दे रखी है आर ए और आर बी रिस्पेक्टिवली, और ये इनका टाइम पीरियड दे रखा है। तो फिर हम इसका जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका आंसर आएगा डी। अब सिक्स्थ, as observed from Earth, the Sun appears to move in an approximate circular orbit from the motion of another planet like Mercury as observed from Earth. This would, इसमें पूछा गया है जैसे हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं जो सन है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसके मूव करते हुए दिखाई देता है। तो जो मोशन होगा फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मरकरी, जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसे होगा, वो उसकी तरह दिखेगा या फिर नॉट बी ट्रू बिकॉज ऑफ फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मरकरी इज नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ, नॉट बी ट्रू बिकॉज ऑफ मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मरकरी इज ड्यू टू सन, नॉट बी ट्रू बिकॉज मरकरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर्स अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मरकरी पे ज़्यादा लगता है सन की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पॉइंट्स इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन एंड हैंस एक्सपीरियंस। जो डिफरेंट पॉइंट है अर्थ के उनमें अलग अलग तरह के बहुत छोटा छोटा बदलाव देखा जा सकता है डिफरेंट डिस्टेंसेज पे सन के अकॉर्डिंग, और ये एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट फोर्सेज ड्यू टू ग्रेविटेशन। फॉर a rigid body, we know that if various force acts on various points in it, the resultant motion
इज एज इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द CM, मतलब सेंटर ऑफ मास, causing translational and net torque at the center of mass, causing rotation around an axis through the center of mass for the earth sun system. Approximately the earth is a uniform density sphere. तो इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ए, टॉर्क जो होगा वो 0 अप्लाइड होगा। अब ये बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन द ऑर्बिट ऑफ द मून। जो अर्थ और मून है वो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स सन का झेल रहे हैं। जब हम सन से ऑब्जर्व करते हैं तो जो ऑर्बिट होती है मून की वो कैसी हमें दिखाई पड़ती है, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली एलिप्टिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। Next, in our solar system, the interplanetary region has chunks of matter much smaller in size compared to planets called asteroids. They, जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो जो इंटरप्लानिटरी रीजन है, मतलब प्लानिटों के बीच का रीजन है, उनमें बहुत छोटे छोटे से मैटर के पीसेस पाए जाते हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कह देते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं इनमें से, तो इसमें पहला ऑप्शन है विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मासेस कंपेयर टू सन, विल मूव इन अ इनरेगुलर वे बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मासेस एंड विल ड्रिफ्ट अवे इनटू द आउटर स्पेस, विल मूव अराउंड द सन इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स बट नॉट ऑर्बिट केपलर स्लो, विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड ऑर्बिट केपलर स्लो। तो इसमें आंसर आएगा डी, वो भी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं प्लैनेट्स की तरह, और केपलर स्लो भी उन पर बेस्ड हो सकते हैं और वो पूरा का रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 days. इफ मून्स मास वर टू फोल्ड ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन विल बी नियरली। इसमें पूछा गया है कि जब मून का रोटेशन का पीरियड है अर्थ के अराउंड वो नियरली 29 days का है। मून का मास है अगर वो दुगना मास है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का, तो फिर ऑल द थिंग्स सब की सब वैसी की वैसी छोड़ दी हैं, कोई चीज़ और किसी में डिफरेंट नहीं हुई गई है। तो पीरियड जो मून का रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m and radius r exerts a force F on a small mass m situated at a distance of 2r from the center O of the sphere. A spherical portion of diameter r is cut from the sphere as shown in figure इतना. The force of attraction between the remaining part of the sphere and the mass m will be. तो इसमें पूछा गया है जो यूनिफॉर्म स्फीयर है उसका मास हमने m ले रखा है, इस स्फीयर का पूरा मास m है, इसकी रेडियस r है और ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F, वो भी स्मॉल मास के ऊपर m के ऊपर, जो सिचुएटेड है 2r की डिस्टेंस पे। ये r है ये r है, मतलब ये 2r टोटल डिस्टेंस इसका है सेंटर से o से इनका डिस्टेंस 2r है। तो स्फेरिकल पोर्शन ऑफ डायमीटर r इज कट फ्रॉम द, जब स्फेरिकल पोर्शन काटा जाएगा डायमीटर r का, इसका भी डायमीटर अगर r हो वो स्फेयर से निकाल लिया जाए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फेयर पे और जो मास पे लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा डी 7F/9। इसमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है सॉलिड स्फीयर, इसमें भी मास वही है, रेडियस भी इतना ही है और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू F1 लगा रहा है पार्टिकल पे जिसका मास m है, पॉइंट P पे भी लोकेट कर रहा है और डिस्टेंस इसकी 3r है। इसमें 3r डिस्टेंस दी गई है सेंटर ऑफ स्फीयर से। स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस के अगर हाफ की कैविटी का मास जो है वो मेडअप ऑफ इतना वो मास स्फेयर में बनाए गए, ये देखिए, और जो स्फेयर है वो कैविटी नाउ अप्लाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स F2 ऑन द सेम पार्टिकल एट P। द रेशियो कितना होगा इसके बीच का और इसके बीच का, पहले वाले के बीच का और इसका फोर्स के, तो इसका आंसर आएगा 41/150। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन इफ द सॉलिड स्फीयर इज लार्ज रॉक व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अ पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द रॉक एट अ पॉइंट जस्ट अबव द कैविटी। मैं कहा है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें अगर स्फीयर जो होता है वो बहुत बड़ा पत्थर होता है तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है पॉइंट पे जो लग रहा होता है सरफेस के रॉक के, तो वो जस्ट अबव द कैविटी कितना लग रहा होता है, तो इसका आंसर आएगा डी Gm/2r। सपोज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज इतना एंड द सरफेस ऑफ द मास इज इतना। मास पे जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब 10 मीटर्स पर स्क्वायर है और सरफेस ऑफ मार्स पे 4 है, तो जो 60 किलो का पैसेंजर है जो अर्थ से जा रहा है मार्स पर स्पेसशिप में जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स का हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो जो बेस्ट रिप्रेजेंट व्हाट पार्ट ऑफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पैसेंजर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें पूछा गया है, एक ग्राफ हमें शो कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट है वो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अ पॉइंट मास इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L as shown in figure. The gravitational force experienced by point mass due to rod is,
जो पॉइंट मास m है, पॉइंट मास लिया गया है तो वो बहुत ही छोटी मास के ऑब्जेक्ट ली गई है, तो जो प्लेस कर दी गई है l डिस्टेंस पे फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड के एक एंड पे बांध दी गई है, एंड ऑफ मास m, उसका भी मास m है और उसकी भी लेंथ l है। तो जो शो हो रहा है फिगर में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मास है ड्यू टू रॉड लगेगा वो कितना होगा? तो इसका आंसर है gm स्क्वायर अपॉन L2L²। तो 4 पार्टिकल्स दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईच ऑफ मास m है, जो मूव कर रहे हैं सर्कल में along a radius r under the influence of mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be। तो इसमें स्पीड बतानी है ईच पार्टिकल की। तो इसका आंसर है डी। Two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is। दो स्पेरिकल बॉडी दे रखी है, एक का मास m है, दूसरी का 5m है और इनकी रेडाई भी r है और दूसरी की 2r है। फ्री स्पेस में छोड़ दी गई है। इनकी इनिशियल सेपरेशन, इनके बीच का जो सेंटर का है वो इक्वल है 12r के बराबर। तो जो अट्रैक्ट करेंगी, ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ग्रेविटेशनल फोर्स पे, तो इनका जो डिस्टेंस स्मॉलर बॉडी जितना कवर करेगी बिफोर कॉलिजन वो कितना होगा? तो इसका आंसर है 7.5 r। पार्टिकल्स ऑफ मास m 2m एंड m एंड कैपिटल M आर रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट्स। जो मास दे रखे हैं पार्टिकल्स के, वो पहले पार्टिकल का मास है 2m, दूसरे का m और तीसरे का कैपिटल M, वो रिस्पेक्टिवली पॉइंट पे हैं A B C पे। अगर ए बी है जो बी सी की हाफ लेंथ की है, और जो एम है वो मच स्मॉलर है एम से, कैपिटल एम से, और इसका टाइम टी पे 0 दे रखा है। दे ऑल आर एट रेस्ट, ये रेस्ट पे हैं। तो इसमें एट सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर एनी कॉलिजन। तो इसका आंसर है सी, एम विल मूव टुवर्ड्स 2m। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब अगले जो हम वीडियो डालेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आंसर्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा मेरे चैनल पे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।